आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। तो फ्री फॉल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये हमारा अर्थ है। हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये बॉल एक हाइट पे, एक डिस्टेंस पे जाने के बाद वहाँ से क्या होगा, ये गिरना शुरू हो जाता है। क्या लेट्स थ्रो अ बॉल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन में आफ्टर रीचिंग a height it starts falling towards the earth. तो क्या होगा, ये बॉल एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वापस ये अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग। बॉल क्यों गिरना शुरू होता है? तो आपको पता है, न्यूटन ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो ये बॉल एक हाइट के बाद जाके नीचे क्यों आने लगता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक फ्री फॉल का डेफिनेशन मिलेगा। फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या होगा? फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। इफ एनी ऑब्जेक्ट fall towards the earth under influence of gravitational force of earth only, then it is called free fall। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब बोलेंगे कि वो फ्री फॉल में है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, फॉल हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। बट ये एक आइडियल कंडीशन में है डेफिनेशन। नॉर्मली जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो कुछ अदर फोर्सेस जैसे कि एयर का फ्रिक्शन होता है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स और एक दो फोर्सेस उस पर एक्ट होते हैं, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। तो अभी ये पहले भी मैंने ये फिगर बनाया था, ये क्या है, ये हो रहा है फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किधर जा रहा है, अर्थ की तरफ। इट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अभी अब जब आप बॉल को ऊपर तक फेंकेंगे तो अभी क्या था, एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी कब का है, जब वो बॉल फ्री फॉल में हो रहा है, यानी यहाँ पे ये क्या होता है, बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। और जब ये नीचे आएगा अर्थ की तरफ तो अर्थ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग करते हैं v, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डेट इज v। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो सिर्फ हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि ओनली क्या चेंज होता है उसमें, तो वेलोसिटी चेंज होता है। कि जब हम ऊपर से फ्री फॉल में गिराते हैं तो ऊपर इसकी वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जब आता है तो इसका वेलोसिटी समथिंग बढ़ जाता है, फाइनल वेलोसिटी विल बी मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो यानी सिर्फ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अभी आप लोग बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था 0, नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चलता है, उसको हम नोट में लिख देते हैं, that free fall is an accelerated motion। फ्री फॉल कैसा है, फ्री फॉल इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब भी फ्री फॉल होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। देखिए, तो फ्री फॉल इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। This acceleration is due to
gravitational force of earth therefore it is called as acceleration due to gravity. acceleration due to gravity। तो ये जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें acceleration due to gravity is denoted by small g। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी आपको ये ऐसा भी दिखेगा। तो दोनों सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है relationship between capital G and small g। देखिए, इसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? डेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो अभी हमने देखा था फ्री फॉल। इन फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या था? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे क्या है? सिंस इट इज़ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेयर m क्या है? m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट इसके पहले जब हमने पढ़ा था क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी m1 m2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अभी देखिए, ये इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है? दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि एक आम है, तो अगर कोई भी चीज़, दो चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो, एम जी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एफ
एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में लिख सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम बोलते हैं राम इज़ इक्वल टू श्याम एंड श्याम इज़ इक्वल टू मोहन, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, राम श्याम और मोहन तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, mg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी देखिए कि यहाँ पे जो आपको पता होगा पहले से फॉर्मूला में कि यहाँ पे m1 क्या है, m1 होता था मास ऑफ अर्थ और m2 क्या है, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम m2 की जगह क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, mg इज इक्वल टू जी m1 इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए, कट जाएगा, यानी g इज इक्वल टू जी m। यहाँ पे हम m1 की जगह रख देंगे मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे एम ई ये क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, and d is distance between object and earth। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंस फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये अर्थ के कारण हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो एम की जगह क्या रखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो m की जगह हम क्या रखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इधर m1 का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ रहने देंगे। m2 क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे अपॉन डी स्क्वायर। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नियर टू द अर्थ सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नज़दीक है तो ये जो d है ये किसके इक्वल होगा, डेट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के नज़दीक है और या फिर अर्थ के सरफेस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। यानी कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, g इज़ इक्वल टू कैपिटल जी
मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अर्थ का जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ इज नॉट सर्कुलर। अब आपको पता है कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर नहीं है, वो एक साइड से कैसे दबा हुआ। अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है, तो ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है इट वैरीज एट पोल एंड इक्वेटर। तो ये अर्थ का शेप है, ये क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये क्या है, इक्वेटर। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये क्या है, ये ज़्यादा होता है एट इक्वेटर। ये क्या होता है, ये ज़्यादा होता है एट इक्वेटर। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होती है एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। सिंस रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस एट पोल, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी एट पोल। देखिए ये क्या है, यहाँ से अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ से हमें क्या मिलता है कि g इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जैसे ही रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो g की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ कम होगा तो g की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं। If radius of Earth increases, then the value of acceleration due to gravity decreases, and if the radius of Earth decreases, then the value of acceleration due to gravity increases. ठीक है, ये जो ये रेडियस जो है ये इससे कम होता, सॉरी, ये जो इक्वेटर है ये क्या है, इससे बड़ा होता है, किससे, पोल से। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है। तो पोल्स पे ज़्यादा होगा, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें अपना शरीर हैवी लगेगा, और इक्वेटर पे क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। g की वैल्यू अभी देखिए यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इन सब वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6.67
into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 kg into 6.4 and sorry upon 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर। हम सबको क्या करेंगे 6.67 इंटू 6 सबको एक साथ कर देंगे और एक्सपोनेंट को एक साथ ले लेंगे, तो ये -11/24 कितना हो जाएगा 10 to the power 13 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 to the power 12। फिर 10th वाले को एक साथ कर लेंगे तो 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इट चेंजेस एट पोल्स एंड इक्वेटर but for calculation purpose we take g is equal to 9.8 meter per second square motion of object under the influence of gravitational force of earth। इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पेपर और एक स्टोन दोनों को हम ऊपर से गिराएंगे। एक पेपर और स्टोन हम दोनों को उड़ाएंगे। Drop a paper and stone simultaneously, दोनों को हम एक साथ गिराएंगे। तो हमें क्या देखने मिलेगा, प्रैक्टिकली paper falls paper reaches the ground earlier स्टोन रिचेज द ग्राउंड अर्लियर। तो जब हम एक पेपर और एक स्टोन को दोनों को एक साथ हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा कि जो स्टोन है वो पहले अर्थ पे पहुंचेगा, स्टोन पहले अर्थ पे पहुंच जाएगा। देखिए, क्योंकि सिंस g is approximately constant, g is approximately constant near Earth's surface,
अर्थ के सरफेस के पास क्या होता है, जी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं किसको, टू ऑब्जेक्ट्स अंडर फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर फ्री फॉल के अंडर है तो हम उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं विथ एक्सेलरेशन चेंजेस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए इधर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था, एस इज इक्वल टू, सॉरी सबसे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में यही चीज़ क्या बन जाएगा इधर जाके कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा s इज इक्वल टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्या होगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs।